द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है? वह बहुपद समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वह एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है और त्रिपदी भी हो सकता है। यानी कोई भी ऐसा समीकरण जिसके चर राशि पर अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो कि किताबों में डिस्क्रिप्ट किया गया है, वह है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां x अज्ञात चर है और a b c अचर पद यानी वास्तविक संख्याएं होंगी। कंडीशन एक ही है कि a जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यह अचर जो अज्ञात चर है इसके जगह हम कुछ और भी रख सकते हैं, y रख सकते हैं, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी यह अज्ञात चर है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा यह सही समीकरण में देगा। तो द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है? वह समीकरण, वह बहुपद का समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या होती है? 2 होती है, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल या हल। जब भी हम लोगों ने बहुपद पढ़ा तो बहुपद में हमने देखा कि बहुपद की जो घात होती है उतने ही उसके मूल होते हैं, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो अगर द्विघात बहुपद है यह, अगर इस बहुपद की घात 2 है तो इसके मूल भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो यह मूल किसे कहा जाता है या हल किसे कहते हैं? तो द्विघात समीकरण के मूल, हल या शून्यक, इन तीनों में से कोई नाम आपको प्रश्न में दे सकता है। तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। किसे कहा जाता है? किसी द्विघात समीकरण के मूल, हल या शून्यक द्विघात समीकरण की चर राशि के वे मान हैं जो उस समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। यानी मान लीजिए चर जो राशि है यक्स है ना, तो यक्स का मान अगर हम समीकरण में रखते हैं और समीकरण में रखने पर वह उसे संतुष्ट कर देती है, यानी क्या कर देती है? उसका 0 कर देती है, उसके शून्य बराबर 0 कर देती है या शून्य कर देती है, तो वह उसके क्या कहलाएंगे? शून्यक। इनके शून्यक कहने के पीछे भी यही मतलब है कि किसी भी द्विघात समीकरण में उसके मूल या हल या उसके शून्यक का मान रखने पर वह क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, इसलिए वो शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है श्रीधराचार्य सूत्र। अगर गुणनखंड विधि फेल हो जाती है किसी द्विघात समीकरण को हल करने में, तो हम उसके जगह यूज करते हैं पूर्ण वर्ग बना करके बनाने वाली विधि का। और अगर यह भी फेल हो जाता है तो आखिरी में हम सिद्धाचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं। सिद्धाचार्य सूत्र से किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण का हल निकाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, यानी हमने जो 2 मूल द्विघात समीकरण के आएंगे वह किस प्रकृति के होंगे, उनके लक्षण क्या होंगे। तो माना यहां ध्यान देंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण जो होते हैं ना, विविक्तिकर पर डिपेंड करते हैं। विविक्तिकर, सिद्धाचार्य ने विविक्तिकर बनाया और कहा कि इसके मूलों के जो लक्षण हैं इसी विविक्तिकर पर निर्भर करेंगे। विविक्तिकर यानी डी बराबर, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी अंग्रेजी होती है विविक्तिकर की डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए इसे कैपिटल डी से दिखाया गया है। कैपिटल डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यही इसका फॉर्मूला है। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। और ये a b c कहां से आया है? तो a b c आपके द्विघात समीकरण में क्या है? अचर पद है। अब जो होते हैं, जो इनके लक्षण होते हैं किसी भी मूल के, वह 4 होते हैं। पहला क्या लक्षण होता है कि मान लीजिए आपने d का मान निकाला, आपने अचर पदों को लिया और उनसे d का मान निकाला, d का मान 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। d का मान 0 से बड़ा हो गया तथा पूर्ण वर्ग हो गया। d का मान 0 से बड़ा यानी पूर्ण वर्ग का यह मतलब हो गया कि मान लीजिए d का जो मान आया है वह 4 आ गया।
तो यह के पहली बात तो क्या है, 4 जो है 0 से क्या है, बड़ा है। अब 4 जो है ना 2 का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी दोनों काम है हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसे में डी का मान आता है तो उसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं तथा असमान होते हैं। और ऐसा यदि है कि डी का मान निकालें और उसका मान 0 से बड़ा हो लेकिन उसका मान पूर्ण वर्ग न हो, जैसे मान लीजिए आपने डी का मान निकाला और वह +7 आ गया, धन 7 आ गया, धन में होगा तो 0 से ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो यह जो 7 है, पहली बात तो यह जो डी का मान है वह क्या है, 0 से बड़ा है और यह किसी टर्म का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके मूल क्या कहलाएंगे, वास्तविक अपरिमेय, परिमेय की जगह अपरिमेय हो जाते हैं तथा असमान होते हैं। यदि डी का मान 0 के बराबर हो जाए, यदि डी का मान 0 के बराबर हो जाता है, यानी विविक्तिकर का मान आपने निकाला और वह बराबर 0 हो जाता है, तो उस समय मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। जब हम लोग विविक्तिकर पर प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको यह और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों यह डी का मान बराबर 0 का होता है। तो हम पहले ही पता कर सकते हैं कि उसके मूल वास्तविक या समान होंगे। अब हम बात करेंगे डी का मान यदि 0 से क्या हो जाए, छोटे हो जाए। डी का मान यदि 0 से जब छोटा हो जाता है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। अगर वास्तविक नहीं होते हैं तो वास्तविक नहीं के जगह एक और शब्द लगा सकते हैं कि मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। यहां आप एक शब्द यूज कर सकते हैं, मूल वास्तविक नहीं है और नहीं तो काल्पनिक होते हैं। वास्तविक नहीं का मतलब होता है काल्पनिक। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरणों के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। एक्चुअल में इस रिलेशन को हम कहते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध। आपसे कहता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे। मान लिया अल्फा तथा बीटा किसी भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के क्या है, मूल है। अगर यह मूल है तो मूलों का योग बराबर होता है फार्मूला -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा द्विघात समीकरण है। तो x का गुणांक यहां क्या है, b है, और x² का गुणांक क्या है, a है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग मतलब मूल हमने अल्फा और बीटा मान लिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, b/a, क्योंकि x का गुणांक b है और x² का गुणांक a है। दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद। अचर पद हम यहाँ क्या देखे हैं, a b c तीनों में होता है, तो ये मेन अचर पद है, यह सबसे मुख्य अचर पद होता है। तो अचर पद बटा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक a है, तो इसका फार्मूला हो गया अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो अगर आपसे कहता है कि किसी भी द्विघात समीकरणों के मूलों के बीच तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तो उसके दो संबंध होते हैं। पहला होता है मूलों का योग, यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तथा दूसरा होता है संबंध अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। और ये a b c कहां से आया है, तो आप a b c किसी भी द्विघात समीकरण के मानक से तुलना करके निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं द्विघात समीकरण का बनाना जब उसके मूल दिए हों। ऐसे में कि मान लीजिए आपको सिर्फ मूल दे दे और कहे कि द्विघात समीकरण क्या कीजिए, बनाइए, तो अगर उसके मूल अल्फा और बीटा है तो फार्मूला हो जाता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। मूलों का योग हमने क्या रखा है, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल कितना रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस समीकरण को ऐसे, अगर आपको किसी ने कह दिया बताइए यह संबंध सही है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -b/a इंटू x, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, c/a, माइनस का माइनस क्या हो गया, प्लस, तो x² प्लस b/a
ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। हम चाहेंगे तो ए कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए को अगर इधर बटे में है तो उधर भेदेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे, यानी क्या हो गया 0। देखिए वापस आपका द्विघात समीकरण आ गया कि नहीं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं आपका द्विघात समीकरण का सूत्र गलत है तो आप तुरंत कहिएगा कि अल्फा इंटू बीटा के जगह हमें फार्मूला पता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा के जगह फार्मूला होता है सी बाई ए। तो हम जब इसमें इसका मान रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। और देखिए द्विघात समीकरण का रूप मिल गया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, इसी रूप का होता है। तो ये था आपका द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन।